एटम का प्लम पुडिंग मॉडल उन मॉडल्स में से एक था जो पूरी दुनिया में एटम्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन साइंटिस्ट द्वारा एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए किए गए कई एक्सपेरिमेंट्स ने आश्चर्यजनक रूप से अलग अलग रिजल्ट्स दिखाए। वो प्लम पुडिंग मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। इस कारण पूरी दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट को एटम का स्ट्रक्चर रिकंसिडर करना पड़ा और फिर से पढ़ना पड़ा। सन 1911 के आसपास एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नस्ट रदरफोर्ड ने मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए किया था। ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के साथ हांस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने भी किया। ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक सफलता थी, जिसने उन्हें एटम के स्ट्रक्चर को एक और एक्यूरेट तरीके से समझने में मदद की। कुछ इस तरह से उनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखता था। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स यूज किया है जो कि एक लेड के डिब्बे में बंद था, जिसमें एक छोटा सा छेद था। यह इसलिए था कि अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ इस छोटे छेद से बाहर आएं और एक सीधी लाइन में ट्रैवल करें। लेकिन उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों सिलेक्ट किए? खैर, अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा थी और वो भारी भी थे। तो अगर हम कहें कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की पुडिंग की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, तो पार्टिकल्स उसके आर पार पास होंगे। ये जायज है क्योंकि भारी पार्टिकल्स एटम के हल्के पुडिंग स्ट्रक्चर से गुजरते हुए इसमें से पास होंगे। ये रदरफोर्ड ने सोचा था। प्रोटॉन्स की तुलना में उनके अधिक मास और एनर्जी के कारण उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल्स चुने थे। अगला, उन्होंने एक बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल यूज किया जिस पर अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड होंगे। उन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों चुना? खैर, एक बहुत ही पतले गोल्ड फॉयल में लगभग 1000 एटम्स होते हैं। एटम्स जितने कम होंगे एक्सपेरिमेंट उतना ही आसान होगा। अंत में क्या हम इस सर्कुलर बैंड को देख सकते हैं जिसमें यहां एक गैप है? ये क्या हो सकता है? खैर, ये एक स्क्रीन है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो हमें रेडिएशन डिटेक्ट करने में मदद करेगी। इसका मतलब स्क्रीन चमकेगी या फ्लोरेसेंट लाइट देगी जब भी अल्फा पार्टिकल्स इसे हिट करेंगे। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स के ट्रैक को ट्रेस किया जा सकता है। अब हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि एक्सपेरिमेंट काम कैसे करता है। अल्फा पार्टिकल्स बॉक्स में मौजूद एलिमेंट से निकल रहे थे। ये गोल्ड फॉयल को सीधे हिट कर रहे थे। अब यहां क्या होना चाहिए? जैसे कि हम जानते हैं कि थॉमसन का मॉडल सुझाता है कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स सीधा एटम से पास होते हुए डिटेक्टर को हिट करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का मास पॉजिटिव चार्जेस के मास से ज्यादा है। इसका मतलब कि ये सीधे एटम को हिट करके उससे होते हुए आगे बढ़ जाने चाहिए। इस केस में सिर्फ छोटे से डिविएशन की ही उम्मीद होगी। लेकिन क्या उन्होंने ये ऑब्जर्व किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिजल्ट्स देखकर हैरान रह गए। उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले? उन्होंने देखा कि ज्यादातर तेज बढ़ने वाले अल्फा पार्टिकल्स सीधे फॉयल से पास होते हुए डिटेक्टर को हिट करते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। और अंत में वो ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड भी हुए। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन 3 ऑब्जर्वेशंस ने रदरफोर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्लम पुडिंग मॉडल सही नहीं है। उनके कंक्लूजन्स के आधार पर वो एक नया हाइपोथेसिस आगे लाए जो एटम्स के स्ट्रक्चर को समझाता था। उनके कंक्लूजन्स क्या थे? चलिए रदरफोर्ड द्वारा उनके कंक्लूजन्स और नए एटॉमिक मॉडल को अगले वीडियो में देखते हैं।